गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आज के ऑनलाइन क्लास में पुनः एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसके अंतर्गत हमने देखा था पाठ जो 14वां था, पाठ 14वां शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया, है ना। तो शिक्षा में राजनीतिक प्रक्रिया का हस्तक्षेप और राजनीतिक प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था का हस्तक्षेप, है ना। मुख्य रूप से इन्हीं विषयों पर चर्चा मैंने किया था। तो एक भूमिका हमने बताया था कि शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का कैसे समन्वय है आपस में और कैसे कार्य करता है। इसके अंतर्गत भी जो भूमिका के अंतर्गत था तो राजनीति और शिक्षा के विषय में भी चर्चा हमने किया था। राजनीति और शिक्षा के अंतर्गत जो संप्रत्यय थे इसके, है ना, संप्रत्यय के विषय में भी चर्चा मैंने किया था। तो संप्रत्यय जो मुख्य रूप से बनाए गए थे वो जैसे शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया जो थी मुख्य रूप से उसके जो संप्रत्यय निर्धारित किए गए थे उस पर भी मैंने चर्चा किया था और ये भी बताया था कि शिक्षा की राजनीति से संबंधित विभिन्न घटनाओं, पक्षों या व्यवस्थाओं, परिवर्तनों, अंतरों आदि का सुव्यवस्थित व्याख्या जो की जाती है वह किसके अंतर्गत की जाती है? वह शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि यदि राजनीति और शिक्षा को जानना है तो इसमें राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ करके ही आप जान सकते हैं। यानी कि राजनीति और शिक्षा के जो संप्रत्यय हैं और संप्रत्यय के माध्यम से ही इसकी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है ना। तो वो संप्रत्यय कौन कौन से हैं कि जैसे संप्रत्यय का तात्पर्य यही है कि शिक्षा, राजनीति और शिक्षा के जो भाग हैं वो वही है संप्रत्यय। यह है राजनीतिक समीकरण, है ना। राजनीतिक समीकरण जो था यह संप्रत्यय है राजनीति और शिक्षा का। तो राजनीतिक समीकरण ये कैसा समीकरण है इसमें हमने बताया था मुख्य रूप से जो समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, है ना, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनमें गुणों का समावेश करना, मुख्य रूप से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन की जो स्थिति है वह किससे निश्चित की जा सकती है? राजनीतिक और सामाजिकरण से निश्चित की जा सकती है। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि बालकों को राजनीतिक सामाजिकरण के विषय में अवगत कराना और बालकों में मैंने बताया था कि जो सामाजिकरण के गुण विकसित होते हैं तो वह समूह में ही विकसित होते हैं, ठीक है ना। बालक जो है समूह में रहेगा तो उसके अंदर सामाजिकरण के गुण जो है ऐसे विकसित होते रहेंगे। तो यह क्या है? राजनीतिक सामाजिकरण है। इसका यहीं पर मैंने पिछले वीडियो समाप्त भी किया था। अब देखेंगे कि राजनीति और शिक्षा के संप्रत्यय में दूसरा है पृथकत्व, है ना। ये जो दिया है कि राजनीति और शिक्षा के अंतर्गत जो था पहला जो संप्रत्यय था वह था राजनीतिक सामाजिकरण और दूसरा जो था यह है पृथकत्व है। अब देखिए कि राजनीति और शिक्षा में पृथकत्व क्या होता है? तो पृथकत्व का मतलब होता है कि एक तरह से अलगाव, है ना, अलग होना, या यूँ कहें कि जो सामाजिक संबंधों से दूर होना, है ना। पृथकत्व का एक तरह से ये होता है कि वह सामाजिक संबंधों से दूर होना। तो जो सामाजिक संबंध बनाए गए हैं, आपसी मेलजोल के जो सामाजिक संबंध बनाए गए हैं, तो यह किससे संभव हो सकता है? आपसी समरसता से ही संभव हो सकता है, ठीक है ना। और यदि ये ऐसा लगता है कि जो पृथकत्व की भावना व्यक्तियों में आती है तो उस भावना का जन्म कैसे होता है? जब वह समझता है कि कोई व्यवस्थाएं अर्थहीन हो गई हों, ठीक है ना।
जैसे कोई व्यक्ति यदि अलगाव या पृथकत्व का शिकार हो रहा हो तो उसको यह लगता है कि जो कार्य वह कर रहा है, मुख्य रूप से जो कार्य को जन्म दिया गया है, तो वह कर रहा है, या यूँ कहें कि समाज के आदर्शों और प्रतिमानों में जो उसके कार्य निश्चित किए गए हैं, यदि ऐसे आदर्शों या प्रतिमानों में यदि कोई बाधा आती है तो व्यक्ति जो है पृथकत्व का शिकार होता है। ऐसे भी जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी देखा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है धीरे धीरे दिन पे दिन जो उसके स्टैंड है वो बदलते रहते हैं। तो कभी कभी देखिए व्यक्ति इस तरह से भी पृथकत्व का शिकार होता है कि बहुत दिन तक संघर्ष करता है, जब सफलता नहीं मिलती है तो भी अलगाव या पृथकत्व की भावना उसमें घर कर जाती है। तो इस तरह से जो राजनीतिक पृथकत्व होता है वह मुख्य रूप से यही आप अपने ऊपर भी उदाहरण लेके देख सकते हैं कि जैसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, है ना, या किसी भी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं और बार बार असफलता आपको प्राप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक निश्चित समय के बाद पृथकत्व के शिकार हो जाएंगे, है ना, अलगाव के शिकार होना, या यूँ कहें कि बट जाना, ठीक ना, तो ये पृथकत्व का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें भी जैसे बता रहे हैं कि राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में भी कुछ इसके संगठन बनाए गए हैं, है ना। संगठन, राजनीतिक क्षेत्र में जो संगठन कार्य करते हैं, संगठन भी कभी कभी पृथकत्व का शिकार हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जैसे वर्तमान सरकार या संगठन जो छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, अगर वर्तमान सरकार अगर ध्यान नहीं देती है संगठन के सदस्यों के ऊपर, तो भी संगठन जो है पृथकत्व का शिकार हो जाता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक संगठन होते हैं, ठीक है ना, तो राजनीतिक संगठन होते हैं या सामाजिक समूह है या राजनीतिक समूह है, छोटे छोटे जो संगठन बनाए जाते हैं, तो वह सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो वो भी पृथकत्व के शिकार हो जाते हैं। तो पृथकत्व का जो ये प्रतिमान है, पृथकत्व का जो प्रतिमान है हर क्षेत्र में है, ठीक है ना। जैसे अभी कभी कभी इस तरह से घर के माहौल में भी देखते होंगे कि जो बच्चे हैं, अगर बच्चा कोई किसी चीज़ को लेने की मांग बार बार करता है और बार बार उसे आप, है ना, डांटते हैं या दंड देने का प्रयास करते हैं, तो वो भी बालक कभी कभी पृथकत्व का शिकार हो जाता है। लेकिन पृथकत्व का जो मामला है वह राजनीतिक संगठन में है और सामाजिक संगठन में इसका महत्व है, ठीक है ना। इसी तरह से अगला है प्रभावी समूह, ठीक है ना। राजनीति और शिक्षा के संप्रत्यय में तीसरा है प्रभावी समूह। कि राजनीति और शिक्षा में प्रभावी समूह क्या होता है, तो प्रभावी समूह का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से स्वामित्व की भावनाएं। तो आप देखते भी होंगे कि जो समूह या गुट किसी समाज में अपने विशेष प्रभाव के कारण जाना जाता है, तो जैसे बहुत सारे ऐसे गुट हैं या बहुत सारे ऐसे समाज में प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो वो एक तरह से प्रभावी समूह के रूप में कार्य करते हैं। जैसे भूस्वामी वर्ग पहले के दौर में, या आप देखते होंगे कि जब जिन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो भूस्वामी वर्ग जो होता था एक तरह से वह प्रभावी समूह में आता था। तो प्रभावी जो समूह होता है मुख्य रूप से अन्य जो जातियां होती हैं या अन्य जातियों के व्यक्ति जो होते हैं, तो प्रभावी समूह जो है अन्य व्यक्तियों के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो प्रभावी समूह जो होते हैं एक तरह से समूह के ऊपर प्रभाव डालना। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि समाज में कुछ ऐसे धनी वर्ग हैं, समाज में कुछ ऐसे धनी वर्ग हैं जो अन्य व्यक्तियों के कथनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या यूँ कहें कि अन्य व्यक्तियों को कथनों को मानते नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे सामाजिक जो प्रभावी समूह हैं यह समाज में आज कार्य करते हैं। जैसे हमारे इर्द गिर्द में भी ऐसे जनमानस में इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की बात को नहीं माना, ठीक है ना। तो प्रभावी समूह का मतलब होता है कि जो सत्ता है एक व्यक्ति के अंदर जो है निहित होती है,
ठीक है ना। तो प्रभावी समूह में आता है कि एक तरह से अधिकतर भूमि का स्वामी जो होता है ना, अमीर व्यक्ति होता है ना, तो वो उसको शामिल किया जाता है जो अन्य जातियों के ऊपर अपना प्रभाव निश्चित कर सके। और आप देखते होंगे कि चाहे जैसे जो व्यक्ति प्रभावी समूह में शामिल होते हैं, तो हमने बताया अमीर वर्ग ही प्रभावशाली समूह में शामिल होता है। तो जो राजनीतिक है तथा सामाजिक है या सांस्कृतिक जो रूप हैं समाज के, वह सभी रूपों में वह कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है, ठीक है ना। और क्या है, नगरों में भी इस तरह से, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रभावी समूह काम करता है। तो आपके इर्द गिर्द के समाज में बहुत सारे रहने वाले लोग होंगे, है ना, कि जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर बलपूर्वक अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रभावी समूह जो होते हैं वह राजनीतिक संगठन में आते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या है, हाँ, नगरों में भी प्रभावी समूह पाए जाते हैं। नगरों में प्रभावी समूह कैसे पाए जाते हैं, जैसे उच्च राजनीतिक जो नेता होते हैं, है ना, वो भी तो प्रभावी समूह में ही आते हैं। और जो उच्च सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, जैसे नगर क्षेत्र में एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, एडीएम हो गया, ये भी सभी जो हैं ये प्रभावी समूह में आते हैं। और भी प्रभावी समूह में आते हैं नगरों में, जैसे धनाढ्य व्यक्ति हो गया जिसका महल बढ़िया बना है ना, घर मकान अच्छा बना है, रहन सहन अच्छे हैं, तो ऐसे भी प्रभावी समूह के रूप में कार्य करते हैं लोग। तो प्रभावी समूह जो होता है मुख्य रूप से ये राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। तो राजनीति और शिक्षा में, राजनीति और शिक्षा के संप्रत्यय में प्रभावी समूह का भी नाम आता है। राजनीति और शिक्षा के संप्रत्यय में जो चौथा वर्ग है वह है संघर्ष। तो इसके लिए हाँ, राजनीति और शिक्षा के संप्रत्यय में अगला जो भाग है वह है संघर्ष। अगला संप्रत्यय संघर्ष है। अब देखिए कि शिक्षा और राजनीति में या राजनीति और शिक्षा में संघर्ष की क्या स्थिति है। तो संघर्ष का मतलब एक तरह से होता है दो या अधिक समूह में विरोध की भावना का अस्तित्व में होना। तो इस तरह जो संघर्ष की स्थिति होती है, तो संघर्ष की स्थिति हमेशा जो कठिनाईपूर्ण होती है ना, कठिनाईपूर्ण होती है। और मुख्य रूप से सामाजिक संघर्ष में भी और राजनीतिक संघर्ष में भी इसे देखा जा सकता है। और खासकर जो संघर्ष होते हैं राजनीति क्षेत्र में, संघर्ष का बहुत बोलबाला है। तो ये कह रहा है कि जो संघर्ष की स्थिति होती है इसकी हानियां भी होती हैं, है ना, और कठिनाइयां भी होती हैं, और मुख्य रूप से सामाजिक विघटन भी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। संघर्ष से सामाजिक विघटन भी उत्पन्न होता है। तो किंतु कई मामलों में संघर्ष के लाभ भी होते हैं। जैसे एक शोषित समूह जब संघर्ष न करे तब तक अपनी आवश्यकताओं में सुधार नहीं करवा सकता। यानी ये कह रहा है कि जैसे संघर्ष की जो स्थिति होती है वह कैसे उत्पन्न होती है, या तो कह रहा है स्वतः उत्पन्न होती है या कभी कभी उत्पन्न करा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि जो संघर्ष होते हैं विश्व में प्रचलित महत्वपूर्ण संघर्षों का कारण जो प्रायः जो प्रजातियां रही हैं, धर्म रहे हैं, जाति रही, आर्थिक असमानता रही है ना, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा रही है, ठीक है ना। सामाजिक संघर्ष में शिक्षा संस्थाओं का भी प्रभावी होना स्वाभाविक ही माना जाता है, जो संघर्ष से ही उत्पन्न होता है। तो संघर्ष की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होती है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। तो इस तरह से पूरा प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं में देखा जाए तो जो संघर्ष उत्पन्न होते थे वह जातियों में संघर्ष उत्पन्न हो जाते थे। हाँ, धर्म के प्रति जो आस्था थी उसमें भी संघर्ष उत्पन्न होते थे। आर्थिक असमानता के कारण भी संघर्ष कई प्रकार के उत्पन्न हुए हैं। तो ये बातें जो है संघर्ष के लिए फिट बैठती है। तो संघर्ष क्या है कि संघर्ष राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, ठीक है ना। तो संघर्ष की स्थिति हमेशा कठिनाईपूर्ण और हानिकारक होती है। अगला है हाँ, इसके
पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। संघर्ष की स्थिति कभी कभी हानिकारक है तो कभी कभी लाभदायक भी होती है ना। कि जैसे अभी आप शिक्षा व्यवस्था में संघर्ष की स्थिति को देख लीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो बराबर संघर्ष करते रहते हैं, है ना। तो कभी न कभी सफलता मिल ही जाती है, और कभी कभी इस तरह से भी लोग हैं कि संघर्ष बहुत लोग करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। तो इसके दोनों पक्ष हैं, हानि के भी हैं, लाभ के भी हैं, ठीक है ना। तो संघर्ष की स्थिति इस प्रकार की है। अगला जो संप्रत्यय है राजनीति और शिक्षा के जो संप्रत्यय हैं, अगला है शक्ति का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। तो केंद्रीकरण मतलब कि सत्ता जो है एक जगह स्थिर हो, है ना, जहाँ से एक ही जगह से गवर्नर होती हो। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का विभाजन, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कि विभाजित समूह होता है। तो केंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण है, ये जो होता है ये राजनीति और शिक्षा के संप्रत्ययों में शामिल किया गया है। तो राजनीति में शक्ति तथा सत्ता के जो अर्थ हैं वह निश्चित किए गए हैं, और मुख्य रूप से हमने बताया केंद्रीकरण में जो सत्ता होती है एक व्यक्ति में निहित होती है, और मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य के हाथों में ही होती है। और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत मैंने बताया कि जैसे विकेंद्रीकरण जैसे अनेक प्रकार के व्यक्तियों में सत्ता का हस्तांतरण हो, है ना, कई लोगों को शक्ति प्रदान कर दी गई हो, कई पदाधिकारी हों, है ना, और संस्था हो या राज्य सरकार के हाथों में छोटे छोटे जो शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है या विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है, तो उसमें भी क्या है कि वो विकेंद्रीकरण होते हैं। इसके सत्ता के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के लाभ हानि भी हैं, ये तो आप जानते भी होंगे। तो क्या होता है कि जैसे केंद्रीकरण की स्थिति जो होती है मुख्य रूप से यह निर्णय लेने में क्या होता है, सुगमता आती है। जैसे केंद्रीकरण जहाँ सत्ता है ना, जैसे सरकार को ही ले लेते हैं, तो सरकार यदि केंद्रीकृत है तो केंद्रीकृत सरकार है तो उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह सही मानी जाती है ना। और साथ ही साथ अन्याय या अत्याचार हो, असंतोष होने की संभावना भी कभी कभी रहती है इस तरह से कि, किंतु कह रहा है कि केंद्रीकरण में निर्णय लेना सुगम होता है, किंतु अन्याय, अत्याचार, असंतोष होने की अधिक संभावनाएं रहती है। तो जैसे सत्ता का केंद्रीकरण है और जहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है वहां कभी कभी सरकारें निर्णय नहीं ले पाती हैं, या निर्णय भी ले लेती हैं तो सरकार के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी सत्ता का जो केंद्रीकरण है कभी कभी सरकार को ये अहम हो जाता है, ठीक है ना, कि सत्ता जो है इस तरह से एक ही जगह से गुजर रही है, एक ही जगह से गवर्नर हो रही है। विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने में तो कुछ बाधाएं हो सकती हैं, जैसे क्योंकि सत्ता विभाजित है और शक्ति कई व्यक्तियों में विभाजित करके बांटा गया है, तो एक जगह से कोई निर्णय होता है तो दूसरी जगह पारित होगा, दूसरी जगह पारित होगा तो तीसरे जगह जाएगा। तो विकेंद्रीकरण में इस तरह से तो संतोष या उत्साहपूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति को आवश्यक प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कभी कभी हो जाता है कि एक टेबल से आप गुजरते हैं तो काम नहीं होता, दूसरे पे हो जाता है, या दूसरे पे नहीं होता तो पहले पे हो जाता है। इस तरह से तो सत्ता का इस तरह से विकेंद्रीकरण जब होता है तो उसमें कार्य करने में जो है आसानी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से जो राजनीतिक और राजनीति और शिक्षा के संप्रत्यय हैं यह विभाजित किए गए हैं, ठीक है ना। अगली जो क्लास होगी, है ना, अगली क्लास होगी तो इसी के अंतर्गत ही होगी राजनीति और शिक्षा। राजनीति और शिक्षा के अंतर्गत इसके संप्रत्यय के अंतर्गत अभी समानता है, स्वतंत्रता है, त्याग है ना, और भी है, गतिशीलता है, नौकरशाही है, वर्ग है, ये सभी जो है राजनीति और शिक्षा के संप्रत्ययों में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद भी होगा, जैसे इसके बाद जो है, जैसे ये चौथा था संघर्ष, चौथा था, पांचवा जो था वो शक्ति का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण था, अब छठवां जो होगा वो समानता से ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो है क्लास मेरे लगभग अनवरत चल रहे हैं। किसी तकनीकी त्रुटि बस यदि वीडियो एक दो दिन लेट भी हो सकता है कि आपको ना मिल पाए,
परंतु यह है, प्रयास मेरा रहेगा कि आपको टाइम से क्लास उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही साथ ही ये भी बताना ज़रूरी होगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करें। हाँ, कोई त्रुटि है ना, कोई अगर आपको आपका कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि जैसे भी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तो 14वां जो लेसन है आपका शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया, इसका दूसरा क्लास है, ठीक है ना, ये दूसरा क्लास है। अब अगले क्लास में इससे आगे पे चर्चा मैं करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।